गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर आपको बताएंगे कि काल किसे कहते हैं और इसके भेद कितने होते हैं। इन सभी विषयों पर आज हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप सभी ध्यानपूर्वक जो है व्याकरण के इस पाठ को पढ़ें और इसे अच्छी तरह समझें। आइए बताते हैं आपको काल के बारे में। काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या मतलब होता है? समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। तो देखिए, ज़्यादा साहित्यिक ढंग से नहीं बल्कि बहुत सामान्य सी एक इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चलता है कि वह किस समय में वो क्रिया हुई है, उसे काल कहते हैं। काल के उदाहरण यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। काल के उदाहरण है, सुनील गीता पढ़ता है। सुनील गीता पढ़ता है, तो गीता एक पुस्तक है जिसे सुनील पढ़ता है। प्रदीप पढ़ रहा है और रमेश कल दिल्ली जाएगा। यहाँ पर काल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक है पढ़ता है, दूसरा है पढ़ रहा है और तीसरा जाएगा। हाँ, रमेश कल दिल्ली जाएगा। अभी इसके बारे में मैं जो है विस्तृत तौर पे चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे काल के भेद के बारे में। तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। अब यहाँ पर भूतकाल के बारे में हम पढ़ते हैं। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, जो समय होता है उसे भूत कहते हैं। तो यहाँ पर भूतकाल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए बताया गया है कि रमेश पटना गया था, तो वो गया था पहले, तो ये भूतकाल हो गया। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, तो पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, यहाँ भी भूतकाल होगा। राम ने रावण का वध किया था, क्योंकि ये घटनाएं हो चुकी हैं। तो जो कार्य पूर्ण हो चुका होता है और पहले हुआ होता है वह भूतकाल होता है। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर भूतकाल के प्रकार की। तो भूतकाल के जो प्रकार हैं वो 7 हैं। भूतकाल 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल और समयकालीन भूतकाल। आइए हम यहाँ बात करेंगे सामान्य भूतकाल की। तो जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने या लिखने से पहले हुआ। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं वे सामान्य काल भूतकाल होते हैं। जैसे मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई। ठीक है। अब आगे है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट या पास में। जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता लगे उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मतलब जो काम तुरंत ही अभी थोड़ी समय पहले ही ख़त्म हुआ है वो आसन्न भूतकाल होता है।
या इस तरह भी कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के व्यापार की निकट समय में समाप्ति का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी हिसार से आया हूँ, मैंने अभी सेव खाया है, अध्यापिका पढ़कर आई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा। बात करें यहाँ पर पूर्ण भूतकाल की, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं वे पूर्ण भूतकाल होते हैं। जैसे पुष्पा ने नृत्य किया, वह दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब आगे बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ, कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु बल्कि नियमित रूप से जारी रहा, कंटिन्यू रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था। तो ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर जिस कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल की। तो क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए, अतीत में मतलब पहले, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पहले हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो वह पूरा हुआ था या नहीं उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सुनील हिसार गया था, वे फुटबॉल खेले होंगे, बस छूट गई होगी। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो संदिग्ध भूतकाल के हैं। आइए बात करेंगे अब हेतुमत भूतकाल की। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती। जिसमें क्रिया के होने में कोई शर्त पाई जाए उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस तरह के जो उदाहरण हैं वह हेतुमत भूतकाल कहे जाते हैं। अब बात करेंगे समयकालीन भूतकाल की। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं और समय का निश्चित बोध होता है उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। जैसे वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे, तो यहाँ पर समयकालीन भूतकाल होगा। वे 2 दिन से खेल रहे हैं, तो जिसके बारे में पता रहे कि ये इतने समय से हो रहा था और यह मतलब यहाँ पर जब शब्द वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए और समय का बोध हो तो वहाँ पर निश्चित रूप से समयकालीन भूतकाल होगा, ठीक है। आइए बात करेंगे अब हम यहाँ पर वर्तमान काल की। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है आते हैं वो वर्तमान काल कहलाता है। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान कहते हैं। यहाँ पर मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट टाइम में
हाँ, जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, शान गाता है। अब बात करेंगे वर्तमान काल के भेद की। तो वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। बात करेंगे यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल की। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं वे वर्तमान काल होते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जहाँ पर क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय होता है। जैसे राम घर जाता है, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा। बात करेंगे अपूर्ण वर्तमान काल की। तो अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्षमा कीजिएगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब उदाहरण के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गा रही है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, हाँ, तो इस तरह के जहाँ पे उदाहरण होते हैं। आइए अब हम आगे बात करेंगे पूर्ण वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है कि अभी अभी पूरा हुआ है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। इससे हमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूरा होने के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह आया है। हाँ, तो ये अभी अभी जो कार्य हुए हैं वो पूर्ण वर्तमान काल होते हैं। बात करेंगे संदिग्ध वर्तमान काल की। तो बताना चाहूँगा कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो जहाँ पर संदेह प्रकट होता है वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जिन वाक्यों में ता होगा, ती होंगे, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं उन्हें संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें वर्तमान काल में संदेह होने का बोध होता है। जैसे सविता पत्र लिखती होगी, वह गाता होगा, रमा खाती होगी। तो ये जो कार्य हो रहे हैं ये वर्तमान समय में हो रहे हैं, लेकिन इनके होने में संदेह है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। बात करेंगे तात्कालिक वर्तमान काल की। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है। इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है, यह पूर्ण है या नहीं है इसका पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है और उसी का पता चल पाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं, यह सब उदाहरण जो है वो तात्कालिक वर्तमान काल के हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल की। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना दिखाई देती है। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर वह आया हो, वह लौटा हो, ठीक है, वह आया हो या वह लौटा हो, ऐसी संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर संभाव्य होगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा। आइए अब बात करेंगे भविष्य काल की। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में कार्य के पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्य काल होते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा, ये उदाहरण भविष्य काल के हैं। बात करेंगे भविष्य काल के भेद की। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और
हेतु हेतुमत भविष्य काल। अब चर्चा करेंगे हम यहाँ पर सामान्य भविष्य काल की। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में एगा, एगी, एगे आते हैं उन्हें सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। ठीक है, जैसे वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, तो ये जो उदाहरण है वो सामान्य भविष्य काल के हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल की। तो क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। जैसे शायद कल सुनील आगरा जाए, शायद आज वर्षा हो, शायद चोर पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हेतु हेतुमत भविष्यकाल की। तो क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है, इसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना होता है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, वह आए तो मैं जाऊं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहाँ पर हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि काल से संबंधित जो भी अभी मैंने आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की जानकारी दी, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।